अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉकडाउन में नरमी करना शुरू कर दी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इस लॉकडाउन में ईज़ करने के दो रीज़न आए हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट का कहना है कि जो पाकिस्तान में इस वायरस की वजह से डेथ और इन्फेक्शन के केसेस हैं वो कंपैरेटिवली बाकी कंट्री से कम है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो डेली वेजर है उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर लॉकडाउन स्ट्रिक्टली कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है हमें आगे जाके हंगर रिलेटेड डेथ्स देखने को मिले। पर अगर आज से कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो इमरान खान साहब ने खुद ये कहा था कि मई के महीने में केसेस बढ़ेंगे। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। सो गिवन द फैक्ट गवर्नमेंट को ये पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। तो हमारी डिस्कशन आज इसी टॉपिक पे है कि क्या ये लॉकडाउन में ईज करना गवर्नमेंट की एंड पे कोई मिस्टेक है या एक अनस्पोकन पॉलिसी मेजर है। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमने फ्लैटनिंग द कर्व का कॉन्सेप्ट जरूर समझना होगा, जिस कॉन्सेप्ट को बाकी कंट्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाने का मकसद ही कर्व को फ्लैटन करना है। अब कर्व क्या है? अगर हम एक कर्व बनाते हैं, वर्टिकल लाइन नंबर ऑफ केसेस की है, हॉरिजॉन्टल लाइन उस टाइम पीरियड की है जब से वो केसेस स्टार्ट होते हैं किसी कंट्री में। और अगर वर्टिकल लाइन पे ये जो नंबर ऑफ केसेस की लाइन है इस पे एक ऐसी पॉइंट या ऐसी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं रेड में, जो वो पॉइंट है जहां पे इतने केसेस हो जाते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, अगर 60,000 केसेस हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में तो उसकी वो पीक पॉइंट होगी, ये वो पॉइंट होगी। और अगर उससे ज्यादा केसेस हो जाते हैं तो वो कंट्री या उसके जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उतने अवेलेबल नहीं होंगे, उसका जो मेडिकल पूरा सिस्टम है उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब मसलन अगर किसी कंट्री में ये वायरस फैलता है और वो कंट्री कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर, कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाता, तो ये केसेस जो हैं इस तरह से बढ़ेंगे और बहुत ही कम वक्त में ये जो हेल्थ केयर की रेड लाइन है इसको क्रॉस कर देंगे। ये कर्व जो है सीधा ऊपर चला जाएगा। और अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो यही कर्व जो है ऊपर जाने के बजाय ऐसे फ्लैट हो जाएगा। कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि केसेस ज्यादा हो जाएं मेडिकल फैसिलिटीज से कंपैरेटिवली, पर आगे जाके वो केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लॉकडाउन लगाने का मकसद ही यही है कि इस कर्व को जो है पीक से फ्लैटन किया जाए। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पहले तो ये जानना होगा कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के मुताबिक हर 1608 लोगों के लिए एक बेड अवेलेबल है पाकिस्तान में। इस रेशो के मुताबिक पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन के लिए 1,31,000 और समथिंग नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे बेड खाली पड़े हैं और इस वायरस के पेशेंट्स के लिए ही बस उनको ऑक्यूपाई किया जाएगा। और भी लोग मुख्तलिफ बीमारियों से मुब्तला हैं जो बहुत से बेड्स को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। देखें, अब पाकिस्तान का ग्राफ बनाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये नंबर ऑफ केसेस की लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब से केसेस स्टार्ट हुए हैं, पाकिस्तान में 15 फरवरी से पहला केस स्टार्ट हुआ है और आज की डेट जो है 12-13 मई। अब पाकिस्तान की अगर ये रेड डॉटेड लाइन बनाई जाती है तो ये हम यहाँ पे 1 लाख पे बना देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो 1,31,000 बेड्स हैं वो मैंने कहा सारे खाली हों, लेकिन एक पॉइंट बना दी जाए कि भाई 1 लाख बेड जो हैं इससे ऊपर अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। और अभी तक की अगर बात की जाए, अब तक कितने केसेस हुए हैं? 30,000 केसेस हुए हैं और डेली 1,000 तक केसेस ऑन एवरेज बढ़ रहे हैं। किसी दिन 2,000 भी हो जाते हैं। अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है इस वक्त में तो अगले 1 से 1.5 महीने में ये जो हमारी पीक पॉइंट है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है, यहां तक अगर केसेस पहुंच जाते हैं तो हॉस्पिटल्स के लिए उनको हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये तो सिर्फ नंबर ऑफ बेड्स के लिए है। अगर यहाँ पे हम एक और लाइन बनाते जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स के लिए होती और एक लाइन नंबर ऑफ आईसीयूज पाकिस्तान में कितने हैं, तो वो तो और भी नीचे बनती। ये लाइन जो है सिर्फ बेड्स कितने हैं वो भी हमने एक अजम्पशन लगाई है कि भाई 1,31,000 में अगर 1 लाख बेड खाली हैं हॉस्पिटल्स में तो ये 1-1.5 महीने के बाद
अनएबल हो जाएगा हमारा सिस्टम उसको हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, हम एक पीक पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, सिस्टम जो है उसे संभालने के काबिल नहीं रहेगा, उसके बावजूद लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, तो इसका रीजन गवर्नमेंट जो है हकीकतन क्या इकोनॉमी को बचाना चाहती है या कोई और पॉलिसी मेजर है? ये देखें, एज अ कॉमन मैन अगर मुझे ये डेटा नजर आ रहा है, आपको ये डेटा नजर आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट में सारे अनपढ़ बैठे हैं? और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर या एसओपीज जो हैं वो उन्होंने तैयार करके पब्लिक को मार्केट्स में हर जगह जो है अनाउंस कर दी हैं और लोगों को उन्हें फॉलो करना होगा, बिजनेस रन करने के लिए एसओपी को फॉलो करना होगा। तो सवाल यह है कि क्या लोग एसओपीज फॉलो करेंगे? अगर इतना ही भरोसा है हमारी आवाम पे कि हम सब प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, दुकानों के सामने कतारें लगाई जाएंगी, व्हाइट मार्क लगाया जाएगा जमीन पे, कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी लोगों के बीच में जहां पे वायरस के फैलने का खतरा हो, अगर इतना ही भरोसा था पाकिस्तान की आवाम पे, तो लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत थी पहले? ये सवाल अपनी जगह पे, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट का ऐसे वक्त पे लॉकडाउन को नरम करना जहां पे केसेस बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी है। अब उस पॉलिसी को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी, उसको जानना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी इन इटसेल्फ हमारा इंटरनल डिफेंस सिस्टम है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी में, उसे इम्यूनिटी कहा जाता है। और हमारी बॉडी में कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि जब लार्ज स्केल पे एक बड़े ग्रुप के पास किसी वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाए। अब इस हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वैक्सीनेशन की जाए, जो कोरोना वायरस के केस में अवेलेबल नहीं है, और दूसरा डायरेक्ट इन्फेक्शन के लिए लोगों को छोड़ दिया जाए। ज्यादातर लोगों को यह वायरस हो जाएगा। फिर होता क्या है कि जब एक इंसान को वायरस हो जाता है, वायरस होने के बाद वो बच जाता है, रिकवर कर लेता है, तो ये कुछ लोगों का मानना होता है कि वो इम्यून हो जाता है, दोबारा उस इंसान को ये वायरस अटैक नहीं करेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर 70 लोग रिकवर हो जाते हैं इस वायरस से, तो वो दीवार बन के खड़े हो जाएंगे बाकी उन लोगों के लिए जहां तक ये वायरस अभी तक नहीं पहुंचा। अब यहां पे स्पेक्यूलेशन या अंदाजा यह है कि पीटीआई गवर्नमेंट शायद इस पॉलिसी ऑफ हर्ड इम्यूनिटी को परसू कर रही है। ये अंदाजा हम ऐसे ही नहीं लगा रहे, इसके कुछ इंडिकेशंस भी हैं। सबसे पहला, डॉक्टर जफर मिर्जा जो खुद स्पेशल असिस्टेंट हैं फॉर हेल्थ और ये पूरे मामले को संभाल रहे हैं, उन्होंने अपने एक डॉन के साथ इंटरव्यू में ये बात कही कि ये सही होगा कि हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से तक ये वायरस फैल जाए और हम इम्यून हो जाएं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ से इंडिकेशन था। उसके अलावा असद उमर साहब ने भी खुद एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में ये बात कही कि बेहतर होगा कि 70% लोगों तक ये वायरस पहुंच जाता है और वो इम्यून हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अगर ऐसा हो जाता है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग इस हर्ड इम्यूनिटी वाली पॉलिसी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए हमें नजर आए, जैसे डॉक्टर उस्मान शकील जो एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के डायरेक्टर हैं, शोएब अख्तर साहब के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने ये बात कही। और मेरी एक थ्योरी है, आई बिलीव ये सबको हो जाना है। कोरोना वायरस से डरने की ये वबा में फैला हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि 70% पॉपुलेशन को हो जाएगा। मेरे ख्याल में हमें होगा 4 माह बाद हो जाए, 5 माह बाद हो जाए, किसी को हल्का फ्लू होगा, कोई खांसी नजला जुकाम करके हम निकल जाएंगे इससे, और हमारी नेचुरल इम्यूनिटीज डेवलप हो जाएगी। अगर हमारा अंदाजा सही है कि गवर्नमेंट हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को परसू कर रही है, तो क्या हमारे पास कोई मॉडल है? किसी कंट्री ने इसको पहले अप्लाई किया है? जी बिल्कुल, स्वीडन ने अप्लाई किया है। उसके अलावा यूके ने, बोरिस जॉनसन ने इस पॉलिसी को अप्लाई करने की पहले चाहत जाहिर की, लेकिन जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन लगाने के बाद जो रिजल्ट है हमने देखी कि जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत ही कम हो गया। अगर स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन गवर्नमेंट ने पहले दिन से हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को परसू किया है, कोई लॉकडाउन नहीं लगाया इन्होंने। स्वीडन खुद एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, दुनिया भर की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडेक्सेस होती हैं उसमें टॉप आते हैं। पर जब कोरोना वायरस की बात आई तो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, इनमें से सिर्फ स्वीडन ने ही हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को परसू किया, बाकियों ने नहीं किया। अब इसका रिजल्ट क्या आया? स्वीडन के अलावा जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। स्वीडन में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, डेथ के केसेस ज्यादा हो रहे हैं।
अगर यहाँ पे पाकिस्तान ये हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी फॉलो करता है तो मसला क्या है? देखें, अब तक का जो हमारे पास डेटा है उससे ये जाहिर होता है कि जितने भी लोगों को ये वायरस होता है उनमें से पाकिस्तान में 2.2% की डेथ हो जाती है। और जो सजेशंस आ रहे हैं कि भाई 70% लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को, 70% आवाम को ये वायरस हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी। सो अगर 70% को देखा जाए तो 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन बनती है 145 मिलियन, और 145 मिलियन का 2.2% 31 लाख, अगर इसका आधा भी किया जाए तो 14 से 15 लाख लोग। सो अगर हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी पे हम चलते हैं तो इतना जानी नुकसान होगा, और यह भी पता नहीं कि इसके बाद इकोनॉमी भी बच पाए या नहीं। यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी को परस्यू किया जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस अप्रोच होगी, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट का ये कहना है कि वायरस अभी भी इवॉल्व कर रहा है, इसके बिहेवियर को अभी भी समझा नहीं गया। ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर कोई बंदा इस वायरस के होने के बाद रिकवर कर लेता है तो वो कंप्लीटली इम्यून हो जाता है, इस वायरस का एक और वेरिएंट उस बंदे पे अटैक करे और उसे कुछ ना हो। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इस अप्रोच से फायदा हो, नुकसान ही नुकसान फिलहाल नजर आ रहा है। और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से चॉइस दी जा रही है, हंगर इकोनॉमी और दूसरी तरफ डेथ, ये चॉइस ही अपने आप में फॉल्स चॉइस है। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे दोनों इश्यूज को टैकल करने वाला हो, ना कि आवाम को चॉइस दी जाए कि भाई हंगर या डेथ। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि जिस मजहब को हम फॉलो करते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसमें कोई इंसान इस सोसाइटी में भूख से मर जाए तो ऐसा होते हुए मुझे नजर नहीं आता। आखिर में बस यही कहूंगा कि वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर एंड सर्वाइवल शुड बी अवर टॉप प्रायोरिटी। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जैसे यूट्यूब बाकी यूज़र्स को भी ये वीडियो रिकमेंड करता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।